हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज 8 तारीख है, जनवरी 8। आज का एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज की स्टोरी चुनेंगे। दो स्टोरीज हैं नई। एक रिलेटेड है इसरो से, दूसरी रिलेटेड है झारखंड में कुछ पॉलिटिक्स से। ओके, तो कौन सी स्टोरी चुने? ऊपर वाली चुनते हैं, पॉलिटिक्स वाली स्टोरी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसरो वाली स्टोरी चुनते हैं। ए न्यू हाई, एक नई सफलता। यहाँ हाई क्या है? एक एडजेक्टिव नहीं है। ऐसे नॉर्मली आप हाई को एक एडजेक्टिव समझते हो, लेकिन यहाँ हाई क्या है? एक नाउन है। ए न्यू हाई, ए आर्टिकल आपका हो गया, न्यू एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन। ए न्यू हाई, एक नई सफलता। यहाँ हाई मतलब ऊंचा नहीं समझना चाहिए हमें। ए न्यू हाई, एक नई ऊंचाई, एक नई सफलता। ओके, तो इंग्लिश में हाई मतलब सफलता और लो मतलब फेलियर। हाईज एंड लोज ऐसे बोलते हैं। ठीक है, न्यू हाई ऑन द आदित्य L1 मिशन एंड इसरो आउटरीच, इस बारे में एडिटोरियल है। चलिए पढ़ते हैं आगे इसी को साथ मिल करके हम लोग। मैं कोशिश करूंगा आपको वोकैबुलरी समझाने की, ग्रामर समझाने की इस एडिटोरियल पेज में। तो लिखा है ए न्यू हाई ऑन द आदित्य L1 मिशन एंड इसरो आउटरीच। इसरो शुड हेल्प एवरीवन। इसरो को मदद करनी चाहिए सब लोगों की, है ना? किस चीज में मदद करनी चाहिए? enjoy the fruits of its new science missions. Its मतलब इसरोज, its मतलब इसरोज, its new science missions मतलब इसरोज न्यू साइंस मिशंस। यहाँ इट्स मतलब इसरोज समझना है, इसरो के। ठीक है, गौर करिएगा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। इसरो शुड हेल्प एवरीवन इंजॉय, यहाँ टू एंजॉय भी बोल सकते हैं, राइट? इसरो शुड हेल्प एवरीवन टू एंजॉय। टू एंजॉय और एंजॉय दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हेल्प बोलते हैं, हेल्प समबॉडी टू डू समथिंग और ओनली डू समथिंग, दोनों ही सही हैं। आप बोल सकते हैं किसी को, आई हेल्प हिम लर्न इंग्लिश, आई हेल्प हिम टू लर्न इंग्लिश, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे सही है। ठीक है, हेल्प समवन टू डू समथिंग, हेल्प समवन डू समथिंग। इसरो शुड हेल्प एवरीवन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इट्स न्यू साइंस मिशंस। इसके जो यहाँ फ्रूट्स मतलब फल, मतलब सफलता, है ना? जैसे कहते हैं फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब मेहनत का फल, यानी मेहनत के बाद जो मिलती है सफलता, उसी को कहते हैं ना फल। तो इसके जो नए साइंस मिशंस है ना इसरो के, इसके जो फल है, इसकी जो सफलताएं है ना, उसको एंजॉय करने में मदद करनी चाहिए इसरो को। क्या कहने का मतलब है? आप सोचना, ऐसे समझो कि जब इसरो सफलताएं करता है, सफलताओं की कहानियां गढ़ता है, तो कुछ लोगों तक ही पहुंच पाती हैं ये बातें, राइट? बाकी भारत के सारे लोग इस गर्व को महसूस करने से वंचित रह जाते हैं। इसरो को कुछ करना चाहिए, इसीलिए यहाँ इसरो आउटरीच लिखा है। आउटरीच मतलब क्या होता है? आउटरीच मतलब होता है अपने तरफ से जाना, ये देने के लिए, हेल्प देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कुछ लोगों को है ना बीमारी होती है ना, जैसे मान लो लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग है, तो किसी को कुष्ठ रोग है तो वो जाएंगे और जाकर के इलाज करवाएंगे। लेकिन कई बार गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोग्राम्स लाती है, इनिशिएटिव लेती है, जहां डॉक्टर्स जाते हैं और जाकर के देखते हैं किसको किसको कुष्ठ रोग है, उसको जाके इलाज करते हैं। कई बार गांव में ऐसी टीम्स आती हैं आंखों के रोशनी के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, तो उसको आउटरीच कहते हैं। जब आप अपनी जगह पे नहीं बैठ करके वेट करें कि लोग आएंगे आपके पास, आप अपने तरफ से जाते हैं, इसलिए आउटरीच। समझ गए? आप जाते हैं बाहर, आप जाकर के लोगों से मिलते हैं जहां वो रहते हैं, जहां उनको समस्या है। बनिस्पत की आप बैठे रह गए कि अगर आपको परेशानी तो आप मेरे पास आइए, उसमें आउटरीच नहीं है। आउटरीच मतलब आप जाते हैं अपनी तरफ से। तो इसरो को चाहिए, ऐसे तो लोग जिनको जानकारी चाहिए वो इसरो के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, राइट? लेकिन इसरो अपने तरफ से ऐसे क्या प्रोग्राम्स चलाए, ऐसे क्या चीजें करे जिससे कि लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सके, इसी बारे में है ये आर्टिकल। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑन जनवरी द 6th इवनिंग, ओके, तो ये समझना है यहाँ पे, आप लिखा हुआ ऑन जनवरी द 6th इवनिंग। नॉर्मली इवनिंग के पहले आप इन दी इवनिंग बोलते हैं, राइट? लेकिन यहाँ ऑन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका डेट लिखा हुआ है जनवरी द 6th। अगर आप जनवरी द 6th के जगह मंडे भी कर दे, संडे भी कर दें, तो पर भी ऑन ही रहेगा, क्योंकि दिन के पहले आप ऑन बोलते हैं। ऑन संडे इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन जनवरी द 6th इवनिंग। ठीक है,
अगर ये हटा दूं तो ये ऑन इवनिंग नहीं रहेगा, ये रहेगा इन द इवनिंग। ओके, तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, इन द इवनिंग ऑफ जनवरी द 6th। ये थोड़ा ज्यादा वर्डी हो गया, ज्यादा वर्ड्स यूज हो गए इसमें, राइट। ऑन द इन द इवनिंग ऑफ जनवरी द 6th, तो आप ये कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ऑन पे ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं कि जो लोग ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे ग्रामर पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, ताकि आप उसके थ्रू अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाए। ये आर्टिकल्स उनके लिए नहीं लिखी गई है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ऑब्वियसली, राइट। ये आर्टिकल्स उनके लिए लिखी गई जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन हम लोग पढ़ने के दौरान इनमें से कुछ ग्रामर पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, कुछ वोकैबुलरी को हाईलाइट करेंगे। बढ़ें आगे। ए स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, ए स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, जैसे आप कहते हैं ए बंच ऑफ फ्लावर्स, राइट। आप कहते हैं स्कूल ऑफ फिश, वैसी स्ट्रीम ऑफ कमांड्स यानी ढेर सारे कमांड्स। ओके, कलेक्टिव नाउन स्ट्रीम यहाँ पे है, राइट। ए स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, a stream of commands transmitted by scientists and engineers। ये stream of commands किसने ट्रांसमिट किया? ट्रांसमिट मतलब भेजना, किसने भेजा? साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने भेजा। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने ए स्ट्रीम ऑफ कमांड्स भेजा ऑन द 6th of January, है ना। एंड दिस स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, okay, were translated by a computer। इसको ट्रांसलेट किया गया एक कंप्यूटर के द्वारा। A stream of commands transmitted by scientists and engineers of ISRO were translated by a computer। एक कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, मतलब समझा गया कि जो भेजा जा रहा है इसको ऐसे ऐसे सब समझना है। ट्रांसलेट खाली इंग्लिश हिंदी में नहीं होता, समझने के लायक भाषा में कर लेते हैं, उसको ट्रांसलेट कहते हैं। By a computer on board the Aditya L1 spacecraft। ये कंप्यूटर कहाँ लगा हुआ था? आपके बेडरूम में, मेरे लिविंग रूम में? जी नहीं, ये कंप्यूटर कहाँ था? ऑन बोर्ड दी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो है उस पे लगा हुआ था कंप्यूटर। उस कंप्यूटर ने क्या किया? ये कमांड्स जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसरो से भेजा था उसको ट्रांसलेट किया इनटू मनूवर्स। ट्रांसलेट किया किस चीज में? मनूवर्स में ट्रांसलेट किया। मनूवर्स क्या होता है दोस्तों? जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी को आगे पीछे दाएं बाएं करते हो, इस घुमाने को ही मनूवर कहते हैं। ठीक है, मनूवर मतलब मूवमेंट होता है। तो कुछ मूवमेंट, अच्छा मान लो आपको गाड़ी पार्क करनी है, थोड़ी सी जगह है, तो आपको काफी स्किलफुल मनूवर्स दिखाने होंगे, राइट। अगर आपके पास पूरा मैदान खुला है तो आप ले जाकर के रख दीजिए कहीं पे भी, लेकिन मान लो 2 कार्स खड़ी हैं, उसके बीच में थोड़ी सी जगह है जिसमें सिर्फ आपकी कार जा सकती है, तो उसमें कार को पार करने के लिए आपको स्किलफुल मनूवर्स दिखाने होंगे, राइट। यानी इधर उधर काट के ऐसे करके आप ले जा सकते हैं, और उसमें तो इसी मूवमेंट को मनूवर कहते हैं। तो मूवमेंट जिसमें स्किल की जरूरत पड़े उसको मनूवर कहते हैं। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन कई बार आपको मनूवर वर्ड यूज करने को सुनने को मिलेगा चेस में। फैंटास्टिक मनूवर, मतलब वहां चेस में जो मूवमेंट चली जा रही है उसको भी मनूवर कह सकते हैं, उसमें भी एक स्किल लग रहा है, राइट। कई बार पॉलिटिक्स में लोग मनूवर्स दिखाते हैं और कोई पार्टी दूसरे पार्टी के 4-5 लोगों को अपने पास ले आती है, तो ये सब एक्सटेंडेड मीनिंग हो गया मनूवर का। तो लर्नर्स आप एक बात ध्यान देना कि शब्द का एक लिटरल मीनिंग होता है, राइट। आप लिटरल मीनिंग समझ लो, उसके बाद आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ता है, और उस लिटरल मीनिंग के सहारे एक्सटेंडेड मीनिंग तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मनूवर वर्ड अगर पॉलिटिक्स में आपको कोई पॉलिटिशियन की तरफ से सुनाई पड़े कि ही परफॉर्म सम ग्रेट मनूवर्स, तो ये क्या मतलब? वो कोई गाड़ी चला रहा था? वो बिल्कुल नहीं, उसने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए, ऐसे कुछ काम किए जिससे उसका फायदा हो गया, राइट। तो मनूवर वर्ड का बेसिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है मूवमेंट जिसमें कुछ स्किल की जरूरत पड़े, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी पार करने में। तो आप बताओ, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये जा रहा था, स्पेसक्राफ्ट पे कंप्यूटर लगा था, और यहाँ इसरो से लोगों ने भेजा क्या? ए स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, कमांड्स भेजा। अब उस कंप्यूटर ने उस कमांड को समझा और उसको मनूवर्स में तब्दील कर दिया, ट्रांसलेटेड इनटू मनूवर्स। ऐसे ऐसे मूवमेंट किए उस स्पेसक्राफ्ट ने
दैट गाइडेड इट, जो कि उसको गाइड कर दिया, दैट गाइडेड इट, इट मतलब द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। उन कमांड्स को ट्रांसलेट जब कंप्यूटर ने किया मनूवर्स में, तो उन मनूवर्स ने गाइड किया स्पेसक्राफ्ट को इनटू ऑर्बिट, ऑर्बिट में डाल दिया, ठीक है, अराउंड एन इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट है वो एक इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस के ऑर्बिट में डाल दिया वहां पे। यहां से साइंटिस्ट लोगों ने कमांड भेजा, और वहां जो है ना कंप्यूटर, उस कंप्यूटर ने उस कमांड को समझा और उस स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट में डाल दिया। और इस तरह से आदित्य L1 रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। इस तरह से आदित्य L1 अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, है ना, इट्स डेस्टिनेशन। अराउंड द L1 लैंग्वेज लैग्रेंज पॉइंट, जहां जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है उसके आसपास पहुंच गया, ठीक है। फ्रॉम वेयर, जहां से, इट विल हैव एन अनफेटर्ड व्यू ऑफ द सन, जहां से इसको सूरज का व्यू मिलेगा, अनफेटर्ड व्यू, जिसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लगातार वहां से ये जो स्पेसक्राफ्ट है सन को देख पाएगा विदाउट एनी इंटरप्शंस। अनफेटर्ड व्यू ऑफ द सन, ठीक है। एक ईडी एडजेक्टिव, आप लोग ईडी आईएनजी एडजेक्टिव आई होप जानते हो। अनफेटर्ड व्यू ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। एन अनफेटर्ड व्यू, व्यू यहाँ नाउन है, अनफेटर्ड एडजेक्टिव है। इट विल हैव एन अनफेटर्ड व्यू ऑफ द सन फॉर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ 5 years। 5 साल की इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, और 5 साल तक वहां से ये एक अनफिल्टर्ड व्यू इसको मिलता रहेगा सन का, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गई चीजें, आगे पढ़ते हैं। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन। आदित्य L1 किस क्लास का सोलर मिशन है? ऑब्जर्वेटरी क्लास। अगर आप ये वर्ड नहीं समझ रहे हैं तो यहां से ऑब्जर्व से समझिए। ऑब्जर्व करना मतलब होता है गौर करना, तो इसका काम है सिर्फ गौर करना, यानी वहां से सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेटरी क्लास का सोलर मिशन है। दैट विल स्टडी द सन, जो कि सन को पढ़ेगा, उसकी स्टडी करेगा। विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स, 7 इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे की मदद से ये सन के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। स्टडी द सन, स्टडी द सन। आप स्नेक्स को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज को स्टडी कर सकते हैं, इसका मतलब उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। स्टडी द सन। स्टडी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, तो स्टडी करना। विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ जानकारी है, क्या मैं इसको स्किप कर जाऊं दोस्तों? क्योंकि इसके लिए आपके पास अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हैं जो इन सिस्टम्स को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझा पाएंगे। मैं सिर्फ पढ़ के चलता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा समझा तो नहीं पाऊंगा, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इन सब्जेक्ट्स पे, और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ आपको पढ़ के चल जाता हूँ, ठीक है। VELC, एक कोरोनाग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर। कोरोनाग्राफ है ये VLC, जो स्टडी करेगा अपर मोस्ट लेयर को, सबसे ऊपर वाले लेयर को, ऑफ द सन्स एटमोस्फियर। सन के एटमोस्फियर के सबसे ऊपर वाले लेयर को स्टडी करेगा ये VELC, ठीक है। सूट एंड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप है ये जो अल्ट्रावायलेट इमेजिंग करेगा, ठीक है। सोलेक्सिस एंड हीलियोस टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स, जो सूरज से निकलती रहती है ना ये चिंगारियां, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, उनको स्टडी करेगा। एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, और जो टुकड़े टूट के निकलते हैं सूरज से, कोरोनल, उसके कोरोना से जो टुकड़े निकलते हैं, मास इजेक्शन मतलब उसका जो मास मतलब बॉडी है, उसका इजेक्शन बाहर टूट के निकलता है, उसको स्टडी करेगा, ठीक है। एस्पेक्ट्स एंड पापा टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा, ये सोलर विंड को स्टडी करेगा और प्लाज्मा को स्टडी करेगा, ये दोनों। एंड अ सेट ऑफ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, a set of digital magnetometers to measure properties of the magnetic field around the spacecraft। और इस स्पेसक्राफ्ट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसको मेजर करेगा ये सेट ऑफ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ठीक है। ये थोड़ी जानकारी हो गई मशीन के बारे में। इसरो पिक द L1 लैग्रेंज पॉइंट, इसरो ने इसी को चुना, इसी पॉइंट को चुना, लैग्रेंज पॉइंट को चुना, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है। 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब समझ गए 15 लाख किलोमीटर धरती से दूर है वो लैग्रेंज पॉइंट, जहां पे स्पेसक्राफ्ट को डाला गया है। अब बताइए, जहां पर ये बैठ करके वहां क्या करेगा, देखेगा, उस ऑर्बिट में घुस गया है, वहां से सन को देखेगा,
1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर। गौर करिए इस बात पे कि 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे भारत से कुछ साइंटिस्ट कुछ कमांड्स देते हैं यहाँ के कंप्यूटर में, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे वो कंप्यूटर जो लगा है उस स्पेसक्राफ्ट पे, उस कमांड को समझता है, उस लैंग्वेज को, और उसके बाद उसके वजह से, उस कमांड की वजह से वो ऐसे ऐसे घूमता है स्पेसक्राफ्ट कि एक सर्टेन पोजीशन पे जाकर के वो टिक जाता है एक ऑर्बिट में। ठीक है, सोचिए कितनी बड़ी सफलता है। कितने लोग जान रहे भारत में इस बात को कि क्या क्या किया गया है। मतलब ज्यादा सुनेंगे कि अच्छा L1 मिशन हुआ है, लेकिन ये सब चीजें अगर गहराई से बताई जाए लोगों को, तो आपको नहीं लगता यंग माइंड जो है वो मोटिवेटेड होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लोग अपने दकियानूसी ख्यालों से बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाने में इसरो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम कह रहे हैं भारत के समाज को आगे लाने में इसरो बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोस्तों, ये मेरा मानना है। जो हमारे समाज में इतनी ज्यादा अंधविश्वास और इतनी ज्यादा ऊटपटांग ख्यालात भरे हैं लोगों के दिमाग में, यंग लोगों के दिमाग में, धर्म और ये सब चीजों को लेकर के, मुझे लगता है इसरो कैन रियली रियली प्ले अ बिग रोल। और ये जो आर्टिकल है ना इसके तरफ से, हिंदू के तरफ से, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसरो का आउटरीच करना बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सन, अर्थ सन डायरेक्शन, ये 15 लाख किलोमीटर से भारत धरती से सूरज की तरफ डायरेक्शन में। एंड वन ऑफ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, ये जो है ना L1, ये वन ऑफ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है, ठीक है, इन द अर्थ सन सिस्टम। अर्थ और सन के सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, उसमें से ये एक पॉइंट है। बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज इंटरैक्ट। ये क्यों चुना गया है इसको? क्योंकि द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस समझ रहे हो ना आप, मतलब जो धरती का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूरज का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज, यहाँ टू बॉडीज कौन कौन है? द अर्थ एंड द सन इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट जानते हो, ऐसे तो फिर से बोलूंगा, लिटरल मीनिंग इंटरैक्ट का होता है बातचीत करना, राइट? जैसे क्लास में स्टूडेंट्स और टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है? सच दैट, इस तरह से, दैट ए स्मॉलर बॉडी हियर will not experience a net tug towards either। गौर करो यार, गजब की चीजें लिखी हैं यार, कि इस तरह से वहां पर उस पॉइंट को इसलिए चुना गया है कि वहां पर धरती और सूरज का जो ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर, ऐसा समझो ना, जैसे बचपन में रस्सी खेलने खींचने वाला सीखा होगा तुमने, रस्सी खींचते हो तुम, उधर से रस्सी खींचा जाता है, दो साइड खींचते हैं, जिसका ताकत ज्यादा होता है वो खींच लेता है, और जब दोनों तरफ से बराबर ताकत लगा रहता है तो रस्सी स्थिर रहती है। तो एक तरफ सूरज अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींच रहा होगा, राइट, स्पेसक्राफ्ट को, एक तरफ धरती खींच रही होगी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्टेंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वो अटका रहेगा वहां पे, ना सूरज की तरफ जाएगा ना धरती की तरफ आएगा। तो बताओ, ये कैलकुलेशन किया गया होगा ना धरती पे कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम नील हो जाएगा दोनों तरफ से, अगर आप जाओगे तो अटक जाओगे वहां, वहां भेजा गया। Interact such that a smaller body here will not experience a net tug towards either। इस स्पेसक्राफ्ट को स्मॉलर बॉडी किस चीज के बारे में है? स्पेसक्राफ्ट के बारे में। इसमें कुछ भी नेट टग महसूस नहीं होगा, जरा भी इसको न इधर से न उधर से, टग मतलब क्या हो गया? फोर्स, राइट? नेट फोर्स जरा भी यूज नहीं होगा कि इधर खींचा जा रहा है कि उधर खींचा जा रहा है। इट विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग टुवर्ड्स आइदर, दोनों में से किधर भी नहीं महसूस होगा। सो आदित्य L1 कैन स्टे एट L1, आदित्य L1 जो है वो स्टे करेगा L1 में, while expending little fuel। और एक्सपेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना, आप जानते हैं ना, एक्सपेंड मतलब ही खर्च करना होता है, ये फॉर्मल वर्ड है। आप वर्ड सुने होंगे एक्सपेंडिचर, आपने सुना होगा एक्सपेंसेस, वो इसी वर्ड एक्सपेंड से बना है। एक्सपेंड मतलब स्पेंड, खर्च करना। बहुत थोड़ा सा, एकदम ना के बराबर फ्यूल जो है खर्च करते हो वहां पर वो पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको इधर उधर होना नहीं है, दोनों तरफ से पुल हो रहा है ना, और वो अटका रहेगा। सोचो कितनी बातें मैं सुनता हूं इसके बारे में कि साइंस में ये है गलत है वो गलत है, ये बैठ के यहाँ पर धरती पे इन लोगों ने कैलकुलेट किया कि कहां पर 0 टग महसूस होगा, उसको नेट टग 0 हो जाएगा।
और वहीं ले जाकर के डाल दिया। कितनी बड़ी सफलता है। नो डाउट इट इज अ बिग न्यू हाई गाइस, आई एम रियली अमेज्ड। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये वीडियो जो है अपने बना रहा हूं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा इसमें, नहीं तो मेरे एक्सप्रेशन अभी आप देखते मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूं। आई एम फीलिंग रियली रियली अमेजिंग राइट नाउ। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस गाइस, अमेजिंग। लेकिन जो लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जानकारी नहीं लेते, वो किन चीजों में उलझे रहेंगे आप सब लोग को पता है दोस्तों। सो प्लीज रीड एंड बेनिफिट। ओके, चलिए आगे पढ़ें। कितनी देर हो चुकी है अब तक मुझे नहीं पता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यारो, क्या करेंगे, आप लंबी वीडियो देख पाएंगे मुझे नहीं पता। तो इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो। इसका जो साइंटिफिक मिशन है ना, एक महीने या एक महीने से कुछ, ये और सो लगा देते हैं तो जब एग्जैक्ट नहीं रहते हैं तो इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो, यानी 30 35 40 दिनों में शुरू हो जाएगा, ठीक है। वंस इट थ्रस्टर्स एमिशंस ड्रिफ्ट अवे, एक बार जो इसके थ्रस्टर्स के जो एमिशन है, जो धुआं वगैरह होगा ना, वो ड्रिफ्ट अवे चला जाएगा, वहां से छट जाएगा, फिर वो सूरज को देखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको आधे में रोक देता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब ना, लोग ना लंबी वीडियो देख के ही नहीं क्लिक करते, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ जितना भी लंबा हुआ है। बाकी आगे किसी दिन आधा कर लेंगे, और आप लोग खुद पढ़िए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई वर्ड फ्रेज सेंटेंस कुछ लिख देंगे जो आप आगे पढ़ोगे और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं मदद करूंगा आपकी कमेंट बॉक्स में भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का अभी मेरे पास स्टैमिना नहीं आया दोस्तों, मैं थक भी जाता हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज, बाय बाय।